हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये पहला लेक्चर है आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। जो आपने क्लास 10th में दो चैप्टर्स पढ़े थे, एक तो था इलेक्ट्रिसिटी और एक तो था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा सा टॉपिक बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपकी क्लास 12th की बुक 1 में है, 7-8 चैप्टर्स में। हाँ, वही टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाए गए हैं। और जो पहले दोनों चैप्टर्स हैं उन दोनों चैप्टर्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्टडी करना, लेकिन उनकी वो प्रॉपर्टी स्टडी करना जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हो तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको स्टडी करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 3 आपका जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपके चार्जेस के ऊपर बेस्ड शुरू के 3 चैप्टर्स हैं। फिर हम लोग मैग्नेटिज्म में घुस जाएंगे, पर हम बात की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब सवाल तो हमारे मन में ये आ रहा होगा कि चार्जेस का मतलब क्या होता है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि चार्जेस को स्टडी करना मतलब चार्जेस जब रेस्ट पे हो तो उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आपकी बुक का चैप्टर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। हाँ, हमें नहीं पता अभी कि चार्जेस क्या होते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्सेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मतलब चार्जेस एट रेस्ट। फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आए होंगी, पोटेंशियल वगैरह, बट हम उन्हें छोड़ दें। सिंपल शब्दों में हम ये डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टेशनरी चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और ये आपका क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2 है। क्लियर? अब सवाल है कि चार्ज क्या होता है, जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं कि चार्ज क्या हो, चार्ज चार्ज चार्ज। तो सवाल है कि चार्ज होता क्या है बच्चों? देखो, चार्ज को समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम का जो स्ट्रक्चर है, ये एटम का स्ट्रक्चर है ना, ये एटम है और इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, न्यूक्लियस है ना। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर कंसेंट्रिक शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया आपका और ये पहली शेल हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये दूसरी शेल हो गई, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीसरी शेल हो गई, इसमें भी 2-3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है, और भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है। आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चीज का मतलब क्या है वो हम समझने वाले हैं यहाँ पे। जब साइंटिस्ट जो हैं वो पार्टिकल्स पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे उन्होंने देखा कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। अब यार ऑब्वियसली अगर वो दोनों एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G m1 m2 by r², और इसमें G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट लिख देता हूं,
पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू इतनी कम होती है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होती है। आप जो अपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हो तो आपके और मोबाइल फोन के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन क्या मोबाइल फोन आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है? नहीं ना। आप जरूर मोबाइल फोन की तरफ खींचे चले आते हो, लेकिन वो एडिक्शन होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है। तो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, और वो तभी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है अगर पार्टिकल्स का मास बहुत बड़ा हो, यानी कि प्लैनेट्स या स्टार्स के साइज की हो अगर बॉडीज, तब उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होती है, महसूस होती है। लेकिन साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एकदम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, इनके तो मासेस ही नेग्लिजिबल हैं। तो अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने सोचा ये कोई और फोर्स है, तो उन्होंने पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे मासेस के बीच की जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो साइंटिस्ट्स ने सोचा यार ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकती, और कुछ पार्टिकल्स थे जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो पक्का ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकती। तो उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकती और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये नई तरह की फोर्स थी जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में है। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया? इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी वजह से ही होगी ना, जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस वजह से होती है? वो बॉडीज के मासेस की वजह से होती है। तो ऐसा माना गया, मान्यता है ये, ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल की जिस प्रॉपर्टी की वजह से होती है उसे बोला जाएगा चार्ज। राइट, तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। क्लियर? तो चार्ज हमने सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों कर रहे हैं। दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों कर रहे हैं? तो हमने बोला यार ऐसा मान लो कि इन पार्टिकल्स के अंदर एक चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, सो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने ये पता लगाया कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। तो हमने एक चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया, दूसरे को नेगेटिव नाम दिया, सिर्फ नेचर की वजह से कि एक चार्ज बिल्कुल अलग नेचर का था, एक बिल्कुल अलग नेचर का था। तो हमने एक चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया और दूसरे चार्ज को नेगेटिव नाम दिया। ये सिर्फ नेचर की वजह से हमने किया। ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अच्छा, पुराने जमाने से लोग ऐसा जानते थे कि अगर दो बॉडीज को रब किया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं, या छोटे छोटे पेपर पीसीज या पत्ते वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह अट्रैक्ट करने लगती है, घास फूस अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है, और अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें तो हम ऐसा पाएंगे, यहां पे जो लिखा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क और प्लास्टिक कॉम पासेस थ्रू ड्राई हेयर, द ऑब्जेक्ट्स गेन द एबिलिटी टू अट्रैक्ट लाइट आइटम्स लाइक पेपर, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। है ना, अगर आप एक कॉम अपने बालों में मारो, ऐसे मारना नहीं है, मतलब कॉम करो बालों में, तो फिर आप देखोगे कि वो कॉम जो है वो हल्की फुल्की चीज है, जैसे टिश्यू पेपर के पीसेस कर लेना और अपने बालों में कॉम को ऐसे मारना और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर के पास लेके जाना, तो टिश्यू पेपर को वो क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक, इसी तरीके से ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो वो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें इस लेक्चर में। ठीक है, दिस फिनोमिना इंडिकेट्स दैट ग्लास रॉड और प्लास्टिक कॉम हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू फ्रिक्शन। अब बच्चों क्या होता है, जरा हम बात कर लेते हैं इसी चीज की।
जब दो बॉडीज को रब किया जाता है, तो पुराने जमाने से लोगों को पता है कि यार जब दो बॉडीज को रब किया जाएगा तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं एक दूसरे को, या हल्की फुल्की चीजेस पीसीज और चीजों को अलग मिक्स कर दी मैंने, हल्की फुल्की चीजेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं, वो हल्की फुल्की चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं अगर दो बॉडीज को आपस में रब किया जाए। ये पुराने जमाने से लोग जानते हैं। अब हम इसका रीजन समझते हैं बच्चों। ये एक्चुअली में चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। ये रिलेटेड है एक ऐसी चीज से विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बट हम फैंसी टर्म्स में नहीं जाएंगे अभी, सिंपल लैंग्वेज में चीजों को जरा समझेंगे एक बारी। बच्चों देखो, एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी है ये, दूसरी बॉडी है ये। इस बॉडी को हम नाम दे दें ए और इस बॉडी को हम नाम दे दें बी। अब आप जानते हो कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, अभी हमने बनाया था कि सेंटर में कोर है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। न्यूक्लियर फोर्स का न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, मतलब न्यूक्लियर फोर्स कारण है कि वो पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड कैसे हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, लेकिन उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनमें भी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो ढीली होती है उनपे। तो जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो रब करने से एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है ना, सरफेसेस में फ्रिक्शन है। तो जब आप दो बॉडीज के सरफेसेस को आपस में रब करने की कोशिश करते हो या करते हो रब एक्चुअली में, तो वो रब होना ही नहीं चाहते क्योंकि फ्रिक्शन है, तो आपको वर्क करना पड़ता है रब करने के लिए। तो वो वर्क हीट में कन्वर्ट होता है ना। अगर आप अपने हाथों को भी रब करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो हाथ है वो गर्म हो जाएंगे, हीट पैदा होगी। तो जब आप दो बॉडीज को रब करते हो तो हीट पैदा होती है। उस हीट को लेकर ए या बी में से कोई तो ऐसी बॉडी होगी जिसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू द अदर बॉडी। तो ए और बी में से किसी भी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिसके लूजली पैक्ड हैं, वो हीट लेके, मान लो ए के इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड हैं और वो हीट लेके क्या करने लग जाते हैं, बी पे ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो यार बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक्स हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए ओवरऑल एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप दो बॉडीज को रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के ए से बी पे जा रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ए हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ए हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो गए ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, बट प्रोटॉन्स थोड़ी कम हुए, प्रोटॉन्स तो उतने ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया रिलेटिवली, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया तो ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। तब ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडीज क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई, या हम बोलते हैं कि बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड हो गई। क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई या इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो ये तो एक तरीका है बॉडीज को इलेक्ट्रीफाई करने का या चार्ज करने का, कि रब करो तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी पे चले जाते हैं। लेकिन और भी तरीके होते हैं बॉडीज को चार्ज करने के, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसलिए इस तरीके से जब बॉडीज को चार्ज किया जाता है तो चार्ज होती हैं यहाँ बॉडीज। दिस फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फ्रिक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अगर ये बॉडीज के दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होता ही ना तो इनको रब करने के लिए हमें वर्क भी ना करना पड़ता। वर्क ना करना पड़ता तो हीट ना पैदा होती, हीट ना पैदा होती तो इलेक्ट्रॉन निकल के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कभी नहीं जाता। समझे? तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यही यहां पर बात हो रही है जो अभी हमने टर्म यूज करी, इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग। स्टैटिक चार्जेस, ये जो चार्जेस है ना बच्चों, ये जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये स्टैटिक रहेंगे, वहां जाके चल फिर नहीं रहे हैं, ये वहां जाके रुक गए, है ना, ऐसे बॉडी दूसरी बॉडी पे गए और वहां रुक गए, सो दे आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। द चार्जेस ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रिक्शन डू नॉट मूव इजीली, दे स्टे where they are placed, hence they are known as static charges, hence they are known as static charges। क्लियर हो गई यहां तक सारी बात जो यहां पे लिखा है? आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो साथ साथ, और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपको कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ये वीडियोस देख रहे हो, तो आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ। बहुत ज्यादा फायदा होता है बच्चों अपने नोट्स बनाने का, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी आप। ठीक है, तो चार्ज को डिफाइन कर लें एक बारी, हमारे पेपर में अगर पूछ लिया गया तो हमें पता होना चाहिए। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार्ज कुछ ऐसी चीज है जो दो बॉडीज को एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्ट करने में या इलेक्ट्रिक फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करने में, कि तूने मेरे पे एक्सर्ट करी मैं भी तेरे पे एक्सर्ट करूंगा, उसमें मदद करती है। ठीक है, अच्छा चार्ज के बारे में हम पढ़ लें जरा थोड़ा और कुछ। चार्ज इज वन ऑफ द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अदर वन इज मास। चार्ज जो है मैटर की दो में से एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है उसको कहीं से लाके डाला नहीं जा सकता, तो एक पार्टिकल की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, चार्ज और मास। ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जैसे न्यूट्रॉन हो गए, जो न्यूट्रल है उसमें चार्ज नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती। यहां हम बोलें कि उनमें भी चार्ज है बट चार्ज की वैल्यू 0 है ना। तो पार्टिकल्स में दो तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज और मास। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, ये नेम एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, एक ही बात है। बच्चों चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और चार्ज की डायमेंशंस होती हैं AT। चार्ज देखो क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट जो होता है, करंट, क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है करंट I क्या होता है? करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, Q बाय T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, I इक्वल टू Q बाय T, I इक्वल टू Q बाय T। और आपने 11th में पढ़ा है कि करंट जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट है एम्पियर, वो फंडामेंटल यूनिट है। यहां से बताओ Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी I इंटू टी, है ना। Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी I इंटू टी। अब आप जरा यूनिट लगाओ, अब आप जरा यूनिट लगाओ, I डायमेंशंस लगाओ, मतलब I करंट की डायमेंशंस होती है एम्पियर कैपिटल A, टाइम की होती है कैपिटल T। तो बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या बनी? A इंटू टी। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्जेस डायरेक्ट स्केलर्स की तरह ही ऐड हो जाएंगे। अगर एक बॉडी में चार्ज है 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका टोटल चार्ज कैसे आएगा? सबको ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, so charges, this property is called additivity of charge. Charges add up like real numbers. If the system contains n charges, q1, q2, q3, qn, then the total charge of the system is what? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे शायद मैं टाइप करना भूल गया। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस अप टू q1। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिस्टम है जिसमें चार्ज है +1 +2 -3 +4 -5, तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा? +1 +2 -3 +4 -5 -1 कूलम। और इन द सेम यूनिट, इनकी जो भी यूनिट है ऑब्वियसली टोटल की भी वही यूनिट होगी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है बच्चों जो किसी भी बाहरी चीज से, किसी मेटेलिक कांटेक्ट से ना जुड़ा हो। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, अब अगर मैंने इस पे एक वायर लगा दी है ना, मेटेलिक वायर लगा दी, और मेटेलिक वायर लगा के मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरी बॉडी से, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहा, ये बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रही क्योंकि एक बाहरी बॉडी से जुड़ी हुई है। ये भी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि ये भी एक बॉडी से जुड़ी है। लेकिन ये दोनों मिलाकर आइसोलेटेड सिस्टम बना देंगी क्योंकि ये दोनों किसी तीसरी बॉडी से नहीं जुड़ी। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो ये नहीं जुड़ी हुई थी पहले, है ना, मान लो ये जुड़ी नहीं हुई थी। अब मैंने इस बॉडी पे मान लो 5 कूलम का चार्ज था, ठीक है, 5 कूलम का चार्ज था। तो ये अब मैंने इसको जोड़ दिया एक दूसरी बॉडी से, और इन दोनों को कहीं से नहीं जोड़ा, तो अब ये हो गया हमारा एक टोटल सिस्टम। तो इस और ये बॉडी स्टार्टिंग में क्या थी? अनचार्ज थी। क्या थी? अनचार्ज। तो इस पे चार्ज था 0, इस पे चार्ज था 5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? अगर इन दोनों को मिला के सिस्टम मानूं तो जोड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना था? 5 + 0 यानी कि 5। अब क्या होगा? अब ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हैं ना, अभी आपको मेटेलिक कॉन्टैक्ट का मैं रोल क्लियर करूंगा। तो अब बस आप ये अभी समझ लो कि जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन चल के जा सकता है। जैसे पाइप के थ्रू पानी चल के जा सकता है, वैसे ही जो मेटेलिक वायर है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन चल के जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन चल के गया और यहां पर 2.5 कूलम चार्ज हो जाएगा और यहां पर भी 2.5 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज अभी भी क्या रहेगा? 5 रहेगा, है ना। तो टोटल चार्ज उतना ही रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर अगर हम लोग बात करें, ये जो हमने अभी केस लिया था कि दो बॉडीज को हमने रब किया, है ना, दो बॉडीज को हमने रब किया, बॉडी ए और बी को, और जब हमने रब नहीं किया था तो इस पे भी चार्ज था 0 और इस पे भी चार्ज था 0, बिकॉज दोनों न्यूट्रल थी, क्योंकि एटम से बनी है और एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जब हमने इनको रब किया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए। तो बच्चों जैसे अब इस पे इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इस पे -10 कूलम चार्ज आया है तो इस पे +10 कूलम चार्ज आएगा हमेशा, ये फिक्स है। बिकॉज हमने इन दोनों को रब किया तो ये आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, बट ये किसी तीसरी बाहरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इन दोनों बॉडीज का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। और तो टोटल चार्ज इन पे रब करने से पहले 0 था, तो रब करने के बाद भी क्या रहना चाहिए? 0। तो इस पे अगर आ गया -10 तो ऑब्वियसली इस पे कितना आना चाहिए? +10, ताकि रब करने के बाद भी क्या रहे? 0। सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पढ़ लें इसको एक बार हम। When we rub two bodies, one body gets positively charged which loses electrons and the other one gets negatively charged which gains electrons. If we add the total charge of these bodies before and after rubbing, the sum will be 0. Therefore, charge did not get created or destroyed, but it just redistributed. Charge ना create हुआ ना destroy हुआ, बस क्या हुआ? redistribute हुआ. So according to the law of conservation of charge. Sometimes nature creates charge particles. A neutron turns into proton and electron. आगे जाके आपको ये 12th में ही सेकंड बुक के अंदर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि एक न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक होकर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक होना और टूटना एक ही बात होती है सर। ओके, तो ब्रेक होके ब्रेक हो जाता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन thus created have equal and opposite charges. तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरी तरह वैलिड है, क्योंकि ब्रेक होने से पहले न्यूट्रॉन का जो चार्ज था 0 था, लेकिन न्यूट्रॉन ब्रेक किस में हुआ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ब्रेक होने के बाद भी जो दो चीजें क्रिएट हुई उनका भी टोटल चार्ज क्या रहा? 0। तो हर जगह आप देखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो अप्लाई होगा ही होगा। Next property, and which is the most important property of charge, and that is quantization of charge.
बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले हम क्वांटाइजेशन टर्म का मीनिंग समझते हैं कि क्वांटाइजेशन टर्म का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन टर्म का मतलब होता है जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज ना ले सके, छोड़ छोड़ के वैल्यू ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट देखते हो आप, तो क्रिकेट में रन्स होते हैं, जैसे किसी टीम का 1 रन है, ठीक है, किसी टीम का 1 रन है, तो 1 रन के बाद नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 ही रन हो सकते हैं, है ना। 1.5 रन तो हो नहीं सकते या 1.6 रन तो हो नहीं सकते। तो हम ये बोलेंगे कि रन्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, क्योंकि रन्स की कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकती। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे कि टैक्सी का मीटर होता है, अगर 1 है तो 1 के बाद सीधा 1.1 होगा, फिर 1.1 के बाद सीधा 1.2 होगा। हालांकि 1.1 और 1.2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर उसकी सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जब भी कोई क्वांटिटी छोड़ छोड़ के वैल्यूज ले सकती है, सारी वैल्यूज नहीं ले सकती है, तो हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो अगर हम लिख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमारा मतलब यह है कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है उसकी सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, छोड़ छोड़ कर ही वैल्यूज हो सकती हैं। समझे क्यों है ऐसा? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक बार फिर हम यहां पे रबिंग वाला अपना एक्सपेरिमेंट लेते हैं बच्चों। अगर मैंने 2 बॉडीज को रब किया, बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है चार्ज्ड, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं है कोई जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ग्रुप्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज्ड पार्टिकल है ऐसा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर 2 बॉडीज को रब करोगे तो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी से इस बॉडी में जाएगा, आधा तो नहीं जा सकता, है ना। और ऑब्वियसली फिर वो उतना चार्ज तो ले ही जाएगा ना इस बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज कैरी करता है। एंड दैट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों याद रखना, चार्ज का जो सिंबल है, जो हमने शायद फर्स्ट स्लाइड पे नहीं लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं। चार्ज का जो सिंबल है फिजिक्स में, हम वो क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं Q और Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑन प्रोटॉन यही वैल्यू होती है पॉजिटिव में। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे यही वैल्यू होती है पॉजिटिव में, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज द वैल्यू ऑन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्लियर? अच्छा, तो अगर आपने 2 बॉडीज को रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले जाएगा? इतना तो चार्ज ले ही जाएगा ना, है ना। तो अब आप रब करे ही जा रहे हो, तो एक पॉसिबिलिटी, मिनिमम पॉसिबिलिटी ये थी कि बॉडी ए से बी पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो अपने साथ इतना चार्ज लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप इन दोनों बॉडीज को रब करते हो तो एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जब, तो इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों या तो इस बॉडी पे चार्ज हुआ था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या उसके बाद डायरेक्ट उस पे चार्ज हो सकता है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -3.2 इंटू 10⁻⁻19 के बीच में भी तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज,
वो तो बॉडी पे कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज भी तो क्वांटाइज्ड हुआ ना, ये सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। चार्ज की जो भी वैल्यू होगी वो इस नंबर का मल्टीपल होगी, विच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑल्सो ऑन प्रोटॉन। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का क्या जब इससे नेगेटिव इतना बढ़ रहा है तो इस पे एक एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो रिलेटिवली एक प्रोटॉन बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो रिलेटिवली 2 प्रोटॉन बढ़ गए। तो इस पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसी मल्टीपल में तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी यही पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज बढ़ रहा है वो हमेशा इस वैल्यू के मल्टीपल्स में बढ़ रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है Q वो N इंटू ई होगा। वो क्या होगा, N इंटू ई। यहां पे N हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। If n electrons are transferred from one body to another, then charge acquired by both the bodies is given by Q equal to plus minus Ne, where Q is the charge on the body। प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये n इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, उस पे चार्ज होगा माइनस Ne, और जिससे गए उस पे चार्ज होगा प्लस Ne। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला कि अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के केस में वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन थिंग। समझ नहीं आई ना? अगर यार रियल वर्ल्ड की बात करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझते हो कि पॉइंट के बाद 19 जीरो, फिर डिजिट चेंज होगी, है ना। 10⁻⁻19 मतलब डेसिमल के बाद 19 जीरो, 18 जीरो, इतना। लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड में डील कर रहे हो, तुम खुद सोचो, 12th में तुम आ गए हो, तुमने कैलकुलेशंस इतनी कर ली, कभी भी डेसिमल के बाद 3-4 से ज्यादा डिजिट्स लिए? मैं कह रहा हूं 10 डिजिट ले लो डेसिमल के बाद। मैं कह रहा हूं मैं डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स लूंगा, 5 1 3 2 5, ये मेरा नंबर है और ये एक बॉडी पे चार्ज है। तो बच्चों अब जब मैं एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, मैं इतनी बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्वांटाइजेशन कहां आई? मतलब अगर डिफरेंस आएगा तो 19वीं डिजिट में आएगा ना, जो भी आएगा, या 18वीं डिजिट में आएगा। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं, मैं तो डेसिमल के बाद यहां पे 5 डिजिट ले रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि ये 5 की बजाय ये 5 के बाद सीधा 7 हो जाएगा। नहीं कह सकता ना, ये 5 भी होगा, ये 6 भी होगा, ये 7 भी होगा, ये 2 भी होगा, ये 3 भी होगा, ये 4 भी होगा, बिकॉज जो भी चेंज आएगा वो 19वीं डिजिट पे आएगा। यहां तक आते आते तो 5 6 7 सब रेगुलर होता जाएगा। तो इफ वी आर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, बड़े लेवल पे जब बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन इग्नोर करी जा सकती है, बट छोटे लेवल पे क्वांटाइजेशन चार्ज के अंदर है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं कि व्हाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, quantization can be ignored while dealing with macroscopic charges. Quantization can be ignored. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बॉडी को किस किस तरह से चार्ज किया जा सकता है? पहला है चार्जिंग बाय रबिंग, अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, heat is produced due to friction. This heat removes electrons from one body and transfer them to other body, and both bodies get charged. The charges acquired by different pairs of bodies when rubbed with each other are shown in the table.
बच्चों एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल्स दिए हैं कि इस बॉडी को इस बॉडी के साथ रब करो तो क्या होता है, वो सारे यहां टेबल में मैं लिख लाया हूं, जरा इसको समझ लें। अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करोगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिससे यह पता लगता है कि ग्लास रॉड के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लूजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू सिल्क रॉड के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स। कैट्स फर को प्लास्टिक रॉड के साथ अगर रब करो तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, कैट फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एबोनाइट रॉड को पॉलीथीन के साथ रब करो तो पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज और एबोनाइट रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, याद रखना 1 मार्कर्स के लिए। सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो सबसे सिंपल मेथड है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देते, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है, आप उसको एक कॉपर की वायर से या किसी भी मेटेलिक वायर से दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दें, और अगर ये चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज थी और आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स चल के इधर जाएंगे और इसको भी चार्ज कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम कहते हैं ना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब यही होता है कि मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू देम। इसके पीछे भी रूल्स होते हैं कि कब पास करेंगे कब नहीं करेंगे, पोटेंशियल के रूल्स होते हैं, बट दैट रूल्स विल बी स्टडीड इन चैप्टर 2। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी को चार्ज करना उससे बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल, बिना टच किए बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा? जैसे यहां पे हमारे पास एक सपोज मेटल स्फीयर है, ठीक है, विच इज स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, अनचार्ज्ड। ठीक है ना, ये मेटल स्फीयर क्या है? अनचार्ज्ड है। अब क्या किया हमने यहां पे, हम इसके पास एक रॉड लेकर आए, ये ग्लास रॉड, हम कोई सी भी रॉड लेकर आए, ग्लास रॉड जो मानना मान लो, बट ये चार्ज्ड है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमने टच नहीं किया, तो क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये तो मेटल है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, तो इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे आ जाएंगे और पॉजिटिव एंड हो जाएगा, मतलब ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर आप इस वाले की अर्थिंग कर दो, इस वाले हिस्से की अर्थिंग कर दो, यानी उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। किसी भी चार्ज्ड बॉडी की अर्थिंग करने का क्या मतलब होता है? किसी भी चार्ज्ड बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, उसकी अर्थिंग कर दो, इस बात का मतलब यह होता है कि अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, देखो जो ग्राउंड है ना, अर्थ है जिस पे आप खड़े हो या बैठे हो इस वक्त, इसकी इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने की जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। ये कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है और कितने भी इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दे सकती है। तो अगर आप एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट से बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हो, तो अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है और न्यूट्रल हो जाती है। अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो अर्थ को इलेक्ट्रॉन्स दे देती है और न्यूट्रल हो जाती है। तो बॉडीज क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करती हैं अर्थ के साथ, अगर हम उनको मेटेलिक कॉन्टैक्ट से अर्थ से जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग या ग्राउंडिंग। तो इस वाले फेस की हमने ग्राउंडिंग कर दी क्योंकि ये फेस पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये क्या करेगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। फिर आप इस रॉड को अगर रिमूव भी कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज। ये वाला प्रोसेस डिटेल में था एनसीईआरटी में, इस बार अब इन्होंने सिलेबस से इसको निकाल दिया। तो सिर्फ इतना ही समझ लो कि हम एक बॉडी को टच किए बिना भी चार्ज कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, ये याद रखना है, जो हम लोग रबिंग की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर भी आप एग्जांपल देखो तो सारे इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जब आप दो इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करते हो तो जिस पर्टिकुलर पार्ट से रब किया है वहीं से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरी बॉडी में ठहर जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। जैसे मैंने इनको ऐसे रब किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें यहां पे आके ठहर जाएगा, क्योंकि दोनों इंसुलेटर्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो फिर इसका ये वाला हिस्सा जो है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस बॉडी का ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको मैं लेके जाऊंगा कहीं पे तो ये छोटे छोटे पीसेस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के साथ करना चाहो, जैसे दो कॉपर रॉड्स को आपस में आपने रब किया, तो ये एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं, या कॉपर और सिल्वर रॉड को रब किया तो एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही, जैसे कॉपर रॉड पे इलेक्ट्रॉन गए, ये कॉपर रॉड है, ठीक है, ये कॉपर रॉड है, इस पे यहां इलेक्ट्रॉन्स गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए, तो वो यहां थोड़ी टिके रहेंगे, वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। अब इतने से इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फैलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे एक, मेरे पास बड़ी सी रॉड है, मैं यहाँ पे 4 ड्रॉप लगा दूं पानी की, तो आपको पता लगेगा कि उसका ये वाला हिस्सा तो गीला है, लेकिन अगर वही 4 ड्रॉप पूरे में फैला दूं तो सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें पानी की 4 ड्रॉप्स है ना। तो यही होता है इसके साथ भी। तो ये जो रबिंग वाला पार्ट है और अट्रैक्ट करता है चीजों को, ये है आपका नॉन मेटल्स के लिए। मेटल्स में तो चार्ज जो है देते ही, क्योंकि फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, तो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेटल चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, जैसे ही आप उसको चार्ज दोगे वो उसकी पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और केवल सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, जिसका सिंपल सा कारण है यार, अब आपने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए एक मेटेलिक बॉडी को, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेट करना चाहेंगे ना एक दूसरे को, अंदर क्यों जाएंगे, अंदर जाने से तो पास पास आ जाएंगे, तो वो दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, और सरफेस पे एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जहां इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर आ गया, ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ऐसे यूनिफॉर्मली इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बिकॉज अब ये इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये रिपेल करेगा, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये रिपेल करेगा, तो चार्ज देते ही एक मेटल के सरफेस पे आ जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। ठीक। ग्राउंडिंग में एक और बात याद आ गई कि जैसे आपने देखा होगा कि जो स्लाइड्स होती हैं, जो बच्चे झूलते हैं ना, प्लास्टिक की स्लाइड्स होती हैं पार्क्स वगैरह में, अगर आप उनको टच करो तो आपको करंट लगता है, क्योंकि बच्चा उस पर बार बार झूल रहा है ना, तो वो उसको जैसे रबिंग कर रहा है उसकी, तो वो चार्ज हो जाती है, बट क्योंकि वो तो प्लास्टिक की है तो उसका चार्ज कहीं जा नहीं सकता। अब आपकी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे ही आप उसको टच करते हो चार्ज को पाथ मिल जाता है और वो आपकी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है। इसी चीज का फायदा उठा के जो एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके टायर्स जो हैं वो एक स्लाइटली कंडक्टिंग रबर के बनाए जाते हैं, प्रॉपर इंसुलेटिंग रबर नहीं होती एरोप्लेन के टायर्स की, उसमें थोड़ा सा स्पेशल रबर बनाई जाती है, कंडक्टिंग रबर, क्योंकि जब एरोप्लेन लैंड करता है तो जैसे ही उसके टायर्स टच करते हैं रनवे को, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो चार्ज हो जाते हैं वो, तो चार्ज होने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट पैदा हो सकती है, जिससे पूरा टायर जल जाएगा, लैंडिंग खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे ही चार्जिंग होती है, क्योंकि वो मेटेलिक रबर है, तो चार्ज कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा ना हाईवे वगैरह पे ट्रक, एक ऐसे ट्रक्स जा रहे होते हैं जो ऐसा इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी कर रहे होते हैं, तो उन ट्रक से आप देखो कि लोहे की चेन्स लगी होती है जो ग्राउंड पे टच हो रही होती हैं अर्थिंग के लिए, क्योंकि यार वो फ्यूल कैरी कर रहे हैं, अगर कहीं गलती से भी कोई स्पार्क हो गया, चिंगारी पैदा हो गई, तो पूरा ट्रक उड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोहे की चेनें बांध के रखते हैं जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होती हैं, कि अर्थिंग होती रहे, अगर चार्ज उसमें पैदा भी हो रहा है तो अर्थिंग होती रहे, चार्ज ग्राउंड में चला जाए। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देखें क्वांटाइजेशन पे, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। एक हमारे पास कप है, ड्राइंग कैसी लगी? ये हमारे पास एक कप है जिसमें क्या है 250 ग्राम ऑफ वाटर है, हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें क्या है 250 ग्राम ऑफ वाटर है, हमने निकालना है इसमें टोटल कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो ऑब्वियसली इसमें होगा ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो अपने को मोल कॉन्सेप्ट लगा के निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं कितने। तो बच्चों सबसे पहले तो हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ वाटर, कितने मोल्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, मास कितना गिवन है 250, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 250 बाय 18। अच्छा, वाटर के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मोल में, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, है ना, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। लगभग हम अगर इसको अप्रोक्सीमेशन से करना चाहें तो 6 इंटू 318, है ना, मैंने इसको 6 मान लिया, थोड़ा सा इजी बना के चलते हैं इसको। सो दिस विल बी 250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये हो गया हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, H2O है ना, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में हो गए, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहां 2 हाइड्रोजन है तो दोनों में हो गए टोटल 2। ऑक्सीजन में हो गए कितने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 + 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। सो टोटल, और प्रोटॉन्स भी 10 हो गए क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने पानी में 250 बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर 24, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 23 की बजाय क्या हो जाएगा 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए इतने। देयरफॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना, इतना ही पॉजिटिव होगा इतना ही नेगेटिव होगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो 3 से इसको मैं काट देता हूं, 0.53 आएगा, तो ±250 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर 24 -19 5, और 250 इंटू 5 कर दो मोटा मोटा, 250 इंटू 5 1250, तो 130 के आसपास, क्योंकि ये भी 0.53 है ना, तो 130 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि यार 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 का आधा करना है मुझे, 250 का आधा करूंगा तो 125 है, थोड़ा सा ज्यादा है तो 130 कर लेते हैं ना, 130-35 के आसपास आंसर होगा। सो दैट विल बी ±1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलम, 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलम। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट X इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट Y। एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है X जो Y से रिपेल हो रहा है, तो यार Y भी क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ, है ना। तो यहां पे अपने को क्या पता चला, Y, पहली लाइन से अपने को क्या पता चला कि Y जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू Y। तो Z Y से अट्रैक्टेड है, तो Z जो हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, Z हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये अब पता नहीं हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बट जो जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है वो लिखते जा रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ Z। तो Z पॉजिटिवली चार्ज तो है, ये तो पक्का पता है।
तो पॉजिटिवली चार्ज ओनली, पहले बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज ओनली, ये तो नहीं हो सकता। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा आंसर इसका जो है ना वो सी होगा, बिकॉज अभी हमने देखा ना इंडक्शन वाले में कि अगर Z जो है वो Y से अट्रैक्ट हो रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि Y नेगेटिवली चार्ज है तो दो बातें हो सकती है, या तो Z पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो। अभी आपने देखा ना कि न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड के साथ अट्रैक्ट हुआ था, नहीं कि नहीं हुआ था ना। तो दिस इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, ये एमसीक्यू आया था सीबीएसई एग्जाम 2022 में। In an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and became charged with charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. 3 स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में लाया गया और फिर उनको अलग कर दिया गया, और उन तीनों पे चार्ज था plus 3e, plus 5e, minus 3e। तो बताओ अलग करने के बाद उन पे चार्ज की क्या वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों चार्ज रहता कंजर्व है ना, तो टोटल चार्ज इन पे क्या था, 3e से 3e कट गया, टोटल चार्ज था पॉजिटिव 5e, e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जिसका आंसर तीनों का ऐड करके +5 आएगा वही अपना आंसर है। तो 5 + 5 10 - 4 6, ये नहीं हो सकता। 6 + 6 12 - 7 5, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना। तो टोटल जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, अगर ये तो लेटेक्स स्फीयर्स थे यानी कि नॉन मेटेलिक, अगर ये मेटेलिक होते तो बच्चों उसमें फिर आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था Q2, ये दोनों आए आपस में कांटेक्ट में, ये दोनों आए आपस में कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में आके इनको सेपरेट कर दिया गया। तो इन पे जो फाइनल चार्ज होगा, इन पे जो फाइनल चार्ज होगा दोनों पे, दैट विल ऑलवेज बी Q1 + Q2 / 2। इस पे भी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, याद रखना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बच्चों? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से चार्जेस को क्या करा जाता है, डिटेक्ट करा जाता है। एन अनकॉम्प्लिकेटेड डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहां पर एक मेटल नॉब लगी होती है, फिर मेटल रॉड होती है, मेटल रॉड के दूसरे एंड पे 2 गोल्ड की लीफ लगी होती है, मतलब गोल्ड के पतले पतले फॉइल्स लगे होते हैं, और ये पूरा ग्लास चैम्बर में होता है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली जिस चीज में भी आपने चेक करना है कि चार्ज है या नहीं, आप यहां मेटल नॉब से उसको टच करोगे, अगर उसमें चार्ज होगा तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो गोल्ड के दोनों पत्तियों में जाएगा, और दोनों पे सेम चार्ज जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो वो ऐसे हो जाएंगी, है ना, उनके बीच में गैप आ जाएगा। तो गैप आता है उनके बीच में, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी थी वो चार्ज्ड थी। It consists of a vertical metal rod placed inside a box. 2 delicate gold leaves are connected to the lower end of the rod. Charge detection process. When a charged object makes contact with the metal knob at the top of the rod, the electric charge moves onto the gold leaves. As a result of the transferred charge, the gold leaves repel each other, causing them to separate. The extent of separation between the gold leaves indicates the presence and magnitude of the electric charges. तो ये आपका डायग्राम है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, और ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे कभी कुछ पूछा नहीं गया है सीबीएसई एग्जाम में, बट जो एनसीईआरटी में है वो अपने को करना चाहिए। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कूलम्स लॉ। तो मैं मिलूंगा आपसे उस लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।